नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम यू ऑल हियर ऑन दिस यूट्यूब चैनल बच्चों। सो माय नेम इज एकता सोनी और आज हम शुरू करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। वैसे तो ये चैप्टर हमने कब का ही शुरू कर लिया था, 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर आज का हमारा है। आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर देंगे। C4 साइकिल आज हम डिस्कस करेंगे एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन बच्चों, जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलो, तो ये इंडेक्स है बच्चों हमारा। ऑब्वियसली 2 ही चीजें हम आज कवर करने वाले हैं। प्लीज एनसीईआरटी लेकर बैठना। आई कैन बेट यू कि अगर आप एनसीईआरटी लेकर बैठते हैं और पूरा सेशन देखते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड ही हम पूरा का पूरा सेशन करने वाले हैं। कुछ भी चीज इधर उधर की नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों C4 साइकिल से। अच्छा जी, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस जब से पढ़ाना शुरू किया है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन भी होती है फोटोसिंथेसिस में एंड देयर इज डार्क रिएक्शन आल्सो। तो डार्क रिएक्शन में हमारे पास में C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल। ठीक है, 3 टाइप के साइकिल्स मैंने आपको बताए थे। C3 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। अगर आपको नहीं पता है प्लीज जाइए, फटाक से पीछे वाला लेक्चर देखकर आइए। C3 साइकिल मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया आपको। आज हम C4 के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4। ठीक है, कौन से ऐसे प्लांट्स है जिसमें ये साइकिल होता है, कौन से ऐसे प्लांट्स है जिसमें C3 होता है। ठीक है, चलो जी, और इनमें क्या स्पेशलिटी होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे बच्चों आप मार्केट में जाते हो, है ना, या फिर मार्केट में ना भी जाओ, आजकल तो ऑनलाइन ही सब कुछ। जैसे अगर आपको फोन मंगाना है, पहले के टाइम, बहुत पहले के टाइम पर लोग नोकिया का फोन यूज करते थे। अब नोकिया का जमाना नहीं है ना। अब आजकल हर किसी के पास क्या है, स्मार्टफोन है। तो क्या हुआ, मॉडल चेंज हुआ है कि नहीं, वर्जन अलग हुए, है ना। तो लोगों ने क्या किया, अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार करने की कोशिश की है ना, वो भी थोड़े डेवलप हुए इनके साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ। सेम यहाँ पर भी बच्चों नया मॉडल लॉन्च हुआ है और कुछ नहीं है। C3 प्लांट्स तो है ही, C3 प्लांट्स में कोई वो नहीं है कि C3 प्लांट्स नहीं रहेंगे। आज भी लोग नोकिया का फोन यूज करते हैं कुछ कुछ, है ना, बहुत रेयर बट है। लेकिन नया मॉडल है, इसको भी पढ़ना जरूरी है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। C3 गायब नहीं हो रहा है। ठीक है, C3 अभी भी होगा। ऐसे प्लांट्स बच्चों, ये प्लांट्स जो होते हैं जिनको हम C4 प्लांट्स बोलते हैं, इन C4 प्लांट्स में क्या सिर्फ C4 साइकिल चलता है? नहीं, इसमें C3 साइकिल भी चलेगा, C4 साइकिल भी चलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं बताती हूँ। एक्चुअली साइंटिस्ट जब देख रहे थे, डार्क रिएक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने C3 साइकिल के बारे में देखा कि भाई C3 साइकिल में तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ना किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो रही है और अटैच होकर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना रही है वो 3 कार्बन वाला है। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, C3 साइकिल। लेकिन उनको ऐसा लगा कि भाई सब प्लांट में C3 ऐसा ही होता है, सब प्लांट में सब फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला ही होता है। लेकिन बच्चों टाइम के साथ साथ उन्हें पता चला, जब उन्होंने और डिस्कवरीज की, उनको पता चला कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जहां पर C4 जिनको हम बोलते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिन्होंने फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला बनाया, ना कि 3 कार्बन वाला। मतलब जो CO2 आई, CO2 जो सबसे पहले अटैच होती है किसी ऐसे कंपाउंड से, लेट्स सपोज कि दैट इज कंपाउंड ऑफ X, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, इससे अटैच होकर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना रही है बच्चों, वो 4 कार्बन वाला था, 3 कार्बन वाला नहीं था। इसलिए ये चीज देखकर भाई साइंटिस्ट लोग दंग रह गए और उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, भाई ये तो C4 प्लांट है, ये तो 4 कार्बन वाला स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, इसमें तो C4 साइकिल चलता है। C4 प्लांट में एक बात याद रखिएगा, C4 प्लांट में C3 साइकिल भी होता है, C4 साइकिल भी होता है, दोनों होते हैं। ठीक है, अब C4 प्लांट कौन से होते हैं? अब देखो, प्लांट हमने देखा डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स बहुत सारे होते हैं ना। तो इन्होंने ना जनरली बता रही हूं मैं, जनरली इन्होंने ये देखा कि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो ज्यादातर मोनोकॉट्स होते हैं, है ना, ज्यादातर क्या होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं। ठीक है, डाइकॉट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोनोकॉट्स ही होते हैं, केवल मोनोकॉट्स होते हैं। डाइकॉट भी 1-2 होते हैं बट बहुत रेयर होते हैं। ज्यादातर मोनोकॉट्स में इन्होंने ऑब्जर्व किया ये वाला साइकिल। और मोनोकॉट के एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो बच्चों की एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है। मेज का प्लांट इन्होंने देखा और उन्होंने देखा कि वो C4 प्लांट है और उसमें C4 साइकिल चलता है। इन्होंने शुगर केन देखा बच्चों, है ना, शुगर केन, इसमें भी इनको लगा कि भाई ये तो C4 साइकिल चलाता है ना, C4 प्लांट है। इसके साथ साथ बच्चों इन्होंने शोरगम भी देखा,
ठीक है ना। तो इन्होंने ना ऐसे बहुत सारे प्लांट्स देखे, ज्यादातर मोनोकॉट्स ही थे वो, और उनके अंदर ये वाला साइकिल चल रहा था। और इसके अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो था ये 4 कार्बन वाला जो था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था। आई बात समझ में? वेरी गुड जी। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 प्लांट में 4 कार्बन वाला है। अब उस फर्स्ट स्टेबल का नाम क्या है वो पूछा जा सकता है। ये किससे, CO2 किससे अटैच हो रहा है? अगर मान लो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ बन रहा है तो 1 कार्बन तो ऑलरेडी इसमें है कि नहीं, CO2 में, तो बाकी के बचे हुए 3 कार्बन का कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिससे वो ऐड हो रहा होगा, तभी 4 बन रहे हैं, है ना। ऐसा ही साइंटिस्ट ने सोचा और लकीली उनको यही मिला कि जब उन्होंने C4 साइकिल के बारे में डिस्कस करना शुरू किया, देखना शुरू किया, डिस्कवरीज करना शुरू की, तब उनको ये पता चला कि ये X एटम जो है, ये X एटम बच्चों, ये एटम जो है वो क्या है, 3 कार्बन वाला एक एटम है ना, सॉरी 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, जिससे ये ऐड हो रहा है CO2, है ना। और उसका नाम है बच्चों पेप, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या होता है जी? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये था ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होकर बच्चों क्या बना दे रही है, वो बना दे रही है 4 कार्बन वाला एक ऐसा स्टेबल कंपाउंड जो कौन सा होता है यहाँ पर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA। दिस इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। क्या बोला है मैंने अभी तक कि साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, उन्होंने देखा कि C4 साइकिल एक्चुअली होता किसमें, तो उन्होंने बोला C4 प्लांट्स में होता है। C4 प्लांट्स ज्यादातर कौन से हैं? मोनोकॉट्स हैं। एग्जाम्पल यहीं लिखे हुए हैं। एक और चीज उन्होंने देखा कि ये जो हमारे C4 साइकिल है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब किसी कंपाउंड से ऐड होता है ना, तो वो कौन से कितने कार्बन वाला कंपाउंड होता है, तो बोलेंगे कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, पेप, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। जब CO2 पेप के साथ में अटैच हो जाता है तो एक प्रोडक्ट बनता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, है ना। और वो कौन सा है? 4 कार्बन वाला, और उसको क्या बोल सकते हैं हम? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल। ओके जी। C3 के अंदर क्या था? C3 में भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी, ऐड हो रही थी, बट वो किसी ऐसे कंपाउंड से ऐड हो रही थी जिसमें कार्बन का अमाउंट था 5। अगर आपको याद हो बच्चों, RUBP के बारे में हमने डिस्कस किया था कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो होता है, इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, और ये वाला कंपाउंड 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। लेकिन सरप्राइजिंगली बच्चों क्या हो रहा था कि एक ये कार्बन वाला कंपाउंड यानी कि CO2, ये 5 कार्बन से अगर अटैच, तो जनरल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 6 कार्बन वाला कोई ना कोई कंपाउंड बनना चाहिए, है ना। लेकिन 6 कार्बन का नहीं बना, 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट था, लेकिन जो स्टेबल प्रोडक्ट था वो 3 कार्बन का था, और वो था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA, 3PGA, है ना। और 3PGA के 2 मॉलिक्यूल्स वहां बन गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ये कौन सा है? पेप। दैट इज ऑल। बस आपको 2-4 रिलेट करके पढ़ोगे तो ज्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। चलो, अब इन्होंने देखा बच्चों कि ये जो C4 प्लांट होता है, जो इसमें C4 साइकिल चलता है, ये ज्यादातर हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में जो है, हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में जो प्लांट मिलते हैं उनमें भी हो सकता है ये, जबकि C3 ऐसे नहीं हो सकता हाई टेम्परेचर में। क्यों नहीं हो सकता? मैंने कल भी आपको बताया था जब फोटो रेस्पिरेशन पढ़ाया था कि जब हाई टेम्परेचर होता है, दैट मीन्स कि हाई सनलाइट होती है, हाई टेम्परेचर होता है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, पौधे क्या करना चाहते हैं, पानी की कमी अपने अंदर से रोकना चाहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ज्यादा धूप होगी, बहुत कड़कड़ाके की गर्मी हो रही है, तो प्लांट में से ट्रांसपिरेशन फटाक से होने लग जाएगा, जितना भी पानी फटाफट उड़ने लग जाएगा हवा बन के, है ना, भाप बन के ऑब्वियसली। तो उसको बचाने के लिए प्लांट क्या करते हैं, स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं अपने, है ना। और स्टोमेटा क्लोज कर लेते तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जा नहीं पाती, फिर वहां पे फोटो रेस्पिरेशन होता है, वो बात तो हमारी अलग है। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे प्लांट है जिनको अगर हाई टेम्परेचर में भी रख दिया जाए तो भी बच्चों फोटो रेस्पिरेशन जैसी चीज नहीं होती। हाई टेम्परेचर पर भी ये सर्वाइव करते हैं, हाई टेम्परेचर पर भी ये C4 साइकिल चलाते हैं, हाई टेम्परेचर पर भी ये ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4, क्योंकि C3 हाई टेम्परेचर पर नहीं कर सकता, हाई टेम्परेचर पर उसमें फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है, पर यहाँ हाई टेम्परेचर पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कम अमाउंट भी दूंगी ना मैं, मान लो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी अमाउंट मैंने कम दी,
कम कार्बन डाइऑक्साइड पे भी बच्चों ये रिएक्शन होती है, कम कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर भी यहाँ ग्लूकोज बनता है। कैसे बनता है मैं आपको ये साइकिल समझाती हूँ, फिर मैं आपको बता चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो साइकिल समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चों आप लोग ना क्या समझो, एक सेकेंड रुकिए, हाँ जी, क्रेंज एनाटमी समझो। क्रेंज एनाटमी क्या होती है? जब साइंटिस्ट ने C4 प्लांट्स को देखा तो उन्होंने बोला यार कुछ तो खास है इसमें, कुछ तो खास बात है कि भी इतने हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर पा रहा है, इतने हाई टेम्परेचर पे भी अपना साइकिल चला के ग्लूकोज बना पा रहा है, क्या खास बात है इसमें। तब जब क्या किया, इनको इनके प्लांट की पत्ती ली है ना, ये लो, ये पत्ती ली, इस पत्ती की बच्चों एनाटमी इन्होंने देखी कि चलो इसकी एनाटमी में देखते कुछ तो खास है इसके अंदर। तो इसको ना इसकी एनाटमी देखी, यहाँ पर जूम करके दिखाती हूँ मैं। इसकी एनाटमी में बच्चों क्या देखा गया, ये अब पत्ती के ऊपर क्या होता है, एपिडर्मिस होती है, नीचे भी इसमें लेयर होती है ना। तो ये जो है मैं एपिडर्मिस बना देती हूँ इसकी, है ना, ये इसके ऊपर और नीचे की लेयर है। ओके जी, ये लो, ये ऊपर और नीचे की पत्ती की लेयर है। अब इस लेयर में जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर मीजोफिल सेल्स पड़ी रहती हैं, सबको पता है मीजोफिल सेल पड़ी रहती हैं, पर बच्चों मीजोफिल सेल तो है ही, नॉर्मल C3 जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो मीजोफिल सेल्स होती हैं वो तो जनरल ऐसे ही पड़ी रहती हैं, पर इनकी जो मीजोफिल सेल थी वो थोड़ी अलग ही अंदाज में पड़ी थी बच्चों यहाँ पे, है ना। तो इनकी जो मीजोफिल सेल थी बच्चों कैसे पड़ी थी, देखो यहाँ पर इनकी ना कॉन्सेंट्रिक रिंग जैसा दिख रहा था, यहाँ पर क्या दिख रहा था, कॉन्सेंट्रिक रिंग। ये देखो यहाँ पर ना दो टाइप की सेल्स मिलती है बच्चों। क्रेंज एनाटमी का मतलब क्या है, क्रेंज एनाटमी के अंदर C4 प्लांट्स में दो टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं इस लीफ के अंदर, लीफ के एनाटमी में। तो दो टाइप की सेल्स कौन सी है, पहले टाइप की सेल्स होती है बच्चों मीजोफिल सेल जो कि हर पत्ती में होती है, पर यहाँ पर एक और टाइप की सेल होती है जो कि बंडल शीथ सेल होती है ना। तो बंडल शीथ सेल जो होती है वो इस तरीके से बच्चों प्रेजेंट होती है यहाँ पर, है ना, इस तरीके से रिंग बनाते हुए यहाँ पर प्रेजेंट होती है बंडल शीथ सेल। अब इन बंडल शीथ सेल के चारों तरफ कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मीजोफिल सेल्स, इस तरीके से, इस तरीके से बच्चों ये भी कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाती हुई रहती है, ये कॉन्सेंट्रिक रिंग बना लेती है बच्चों मीजोफिल सेल, कुछ इस तरीके से मीजोफिल सेल प्रेजेंट होती है। तो आप बंडल शीथ सेल देख पा रहे हो, मीजोफिल सेल देख पा रहे हो, ठीक है। अब ये दो टाइप की सेल्स होती है और दोनों टाइप की सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दोनों टाइप की सेल्स में डार्क रिएक्शन यानी कि C4 साइकिल चलता है ना। अब दोनों टाइप की सेल्स में क्या डिफरेंस है, C3 प्लांट में आपने क्या दे रखा था कि वहां पर सिर्फ एक ही टाइप की सेल थी, वो थी मीजोफिल, और मीजोफिल में C3 हो रहा था, पर यहाँ पर मीजोफिल और बंडल शीथ है। तो पता है यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि C4 जो साइकिल होता है, C4 प्लांट्स में C3 और C4 दोनों साइकिल्स हो रहे होते हैं, है ना। C4 प्लांट में C3 और C4 दोनों साइकिल होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ C4 ही होगा, C3 सब में होगा, कैम में भी होगा C3, है ना, लेकिन C4 थोड़ा अलग हो रहा है वहां पे, कैम में थोड़ा कैम अलग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो टाइप की सेल है, एक है बंडल शीथ सेल, एक हो जाती है आपके पास में मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल में जनरली जब हमने C3 देखा था वहां पर मीजोफिल सेल में कौन सा एंजाइम था, रुबिस्को एंजाइम था बच्चों, रुबिस्को एंजाइम की वजह से वहां पर C3 हो रहा था। पर यहाँ की जो मीजोफिल सेल होती है बच्चों, मीजोफिल सेल इसको हम बोलेंगे, इस मीजोफिल सेल के अंदर बच्चों क्या नहीं होता, रुबिस्को नहीं होता, रुबिस्को नहीं होता, बस ये डिफरेंस आता है यहाँ पर। और इसके अंदर रुबिस्को फिर कहाँ होता है, क्योंकि रुबिस्को नहीं होगा तब तक तो C3 चलेगा नहीं। और मैम तो आप तो कह रहे हो कि C4 प्लांट्स में C3 और C4 साइकिल दोनों चलते हैं, तो यहाँ पर रुबिस्को नहीं होता मीजोफिल में, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो बंडल शीथ सेल है इसमें रुबिस्को प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मीजोफिल सेल में रुबिस्को नहीं होता है। सिंपल सी चीज समझ में आई आपको। तो बंडल शीथ के अंदर रुबिस्को है, दैट मीन्स कि रुबिस्को होने की वजह से यहाँ पे C3 साइकिल होगा। तो जो भी C3 साइकिल होगा बच्चों यहाँ पर ये किसके अंदर होगा, इस बंडल शीथ के अंदर ही होगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि क्या होगा, जस्ट हाँ, यहाँ पर बच्चों C3 साइकिल होगा किसमें, बंडल शीथ सेल के अंदर, और यहाँ पर जो चलेगा आपका C4 चलेगा। तो मीजोफिल सेल में फिर क्या प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल में बच्चों प्रेजेंट होता है कौन सा एंजाइम,
पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये याद रखेंगे आप। मेसोफिल सेल के अंदर पेप्केज एंजाइम होता है जो C4 साइकिल चला रहा होता है, और ये जो C3 साइकिल है ये रुबिस्को की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। C3 साइकिल रुबिस्को कहाँ है, बंडल शीथ में, बस आपको इतनी ही बात इसमें याद रखनी है, ठीक है। अब C4 साइकिल की बात करते बच्चों, ड्रॉ करते सबसे पहले दो टाइप की सेल्स, है ना। सबसे पहले मैं ड्रॉ करती हूँ बच्चों मेसोफिल सेल, क्योंकि ये साइकिल जो है दो टाइप की सेल्स में ही हो रहा होगा। पहली सेल होंगी बच्चों वो मेसोफिल सेल, ठीक है ना। और दूसरी सेल कौन सी हो रही होंगी, दूसरी सेल हो रही होंगी बच्चों कौन सी, बंडल शीथ सेल, ठीक है। ये बंडल शीथ सेल हो गई आपकी, और ये हो गई आपकी मेसोफिल सेल, है ना। अच्छे से बनाते हैं बच्चों, थोड़ा सा बढ़िया सा बनाते हैं डायग्राम, हाँ जी, ठीक है। ये कौन सी सेल है बच्चों, बंडल शीथ सेल, और ये ऊपर वाली कौन सी है, मेसोफिल सेल, ठीक है। अब इस मेसोफिल सेल में पता है क्या हो रहा है, मेसोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड आती है बच्चों, है ना। मेसोफिल सेल में क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से। अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ अटैच होगी, सबसे पहला जो इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन का बनाना है हमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है बच्चों पेप से, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है। इसके साथ में अटैच होती है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, इसके साथ अटैच होकर ये क्या बना देती है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि क्या है 4 कार्बन का एक कंपाउंड है, जो कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड भी है। अब इसके अंदर जो एंजाइम होता है बच्चों, वो एंजाइम कौन सा होता है, क्या रुबिस्को होता है, नहीं, यहाँ पर होता है बच्चों पेप्केज। पेप्केज एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है। तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसने फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना लिया। अब मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में ये ऑक्जेलो एसिटिक को मूव करवाना है। अब बंडल शीथ सेल में हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को सीधे मूव नहीं करवा सकते, क्यों, क्योंकि ये इस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैलिक एसिड के अंदर, है ना। मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड जिसमें भी तुम चाहो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। मैलिक एसिड भी कितने हैं, 4 कार्बन का ही कंपाउंड है ना। अब ये मैलिक एसिड इसको पार करके बंडल शीथ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ लिख दूँ, मैलिक एसिड जो है ये बंडल शीथ में आ चुका है, ये इस तरीके से बच्चों ये पड़ा हो बंडल शीथ के अंदर मैलिक एसिड, ठीक है, 4 कार्बन का। अब मैलिक एसिड यहाँ पर क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेशन करता है। अब मैंने क्योंकि बताया आपको बंडल शीथ सेल में कौन सा एंजाइम है, रुबिस्को, और रुबिस्को होने की वजह से हमें यहाँ पे C3 चलाना है, तो ये C3 कैसे चलाएगा, यहाँ पर C3 चलता है बच्चों, ये क्या करता है, मैलिक एसिड ना एक ऐसे कंपाउंड में चेंज हो जाता है डी कार्बोक्सिलेशन करके। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड इसने यहाँ से बाहर रिमूव कर दी। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव करते ही बच्चों यहाँ पर एक और दूसरा कंपाउंड चेंज हो जाता है, मैलिक एसिड से दूसरा एक नया कंपाउंड बनता है, दैट इज पाइरुवेट। पाइरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन का होता है और मैलिक एसिड 4 कार्बन का होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना बच्चों, यहाँ पर ये बंडल शीथ सेल में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अब बंडल शीथ सेल में यहाँ पर कौन प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पर बैठा हुआ है कौन, यहाँ पर बैठा हुआ है बच्चों RUBP और रुबिस्को एंजाइम। तो यहाँ पर रुबिस्को की प्रेजेंस में RUBP CO2 के साथ में ऐड हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर C3 साइकिल जो है बच्चों, ये यहाँ पर C3 साइकिल चलने लगेगा और C3 चल के यहाँ पर बन जाएगा ग्लूकोज। C3 साइकिल चलेगा और ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। तो पाइरुवेट क्या करता है बच्चों, पाइरुवेट, अब ये पाइरुवेट जो है इसमें एंटर होएगा वापस से मेसोफिल के अंदर, और ये मेसोफिल में एंटर होकर, क्योंकि ये साइकिल है, साइकिल के अंदर बच्चों रीजनरेशन करना पड़ता है ना फर्स्ट प्रोडक्ट का, तो ये क्या करता है, पाइरुवेट वापस पेप बना देता है, ठीक है, ताकि ये पेप बनता रहे और ये साइकिल रुके नहीं। तो इस तरीके का काम बच्चों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बंडल शीथ नीचे वाली है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बंडल शीथ कौन सी सेल है, ये वाली है बंडल शीथ सेल, ठीक है, बंडल शीथ सेल। और ये ऊपर वाली सेल कौन सी है बच्चों, ये वाली सेल कौन सी है, मेसोफिल सेल। ये लो खत्म, है ना। इतना ही साइकिल है बच्चों C4 का। बस आपको एक तो ये चीज याद रखनी है कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, है ना। और उसके बाद में आपको याद रखना है क्या, पेप्केज एंजाइम कहाँ होता है, मेसोफिल में, रुबिस्को कहाँ होता है, बंडल शीथ में। तो C3 कहाँ चलेगा, बंडल शीथ में। दैट इज ऑल बच्चों, ये है आपका C4 साइकिल और C4 प्लांट्स के अंदर होता है। व्हाट इज दिस, चलो
हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को ना अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं आप देखेंगे, जरा सा एनसीईआरटी पे हम फोकस करते हैं। क्या एनसीईआरटी में बोल रखा है? एनसीईआरटी में बोल रखा है कि जो फैक्टर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं ना फोटोसिंथेसिस के लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स नेसेसरी होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, क्या टेम्परेचर है, क्या वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, हर एक चीज मैटर करती है, छोटी छोटी चीज, ठीक है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चेंज भी होता रहता है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट। अब जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही ज्यादा प्लांट प्रोड्यूस कर पाएगा, कम फोटोसिंथेसिस होगा कम प्लांट प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है बच्चों बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स के अंडर आता है ना। इसमें इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स प्लांट के खुद के हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट की स्ट्रक्चर, प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोफिल, इन पर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, कि एक्सटर्नल कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हो गया एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये प्लांट में ये देखिए आप देख सकते हो कि नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ये सब कुछ क्या है यहाँ पर बच्चों फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स। ये है इंटरनल फैक्टर्स जो कि ग्रोथ ऑफ प्लांट में इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में है बच्चों टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, वाटर, सनलाइट, इनके अंदर डिपेंड करता है। तो ये दोनों फैक्टर्स आपने देखे यहाँ पर। अभी क्या होता है कि हमारे ना एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने, ब्लैकमैन नाम के एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने 1905 में एक लॉ दिया था, दैट इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। 1905 में एक साइंटिस्ट आए थे ब्लैकमैन, और जिन्होंने अपना एक लॉ दिया, कौन सा लॉ, लिमिटिंग फैक्टर का, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इनके अकॉर्डिंग बच्चों ये जो फैक्टर्स हमने बताए हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, इनमें से कोई एक ऐसा फैक्टर है जो सभी प्लांट को उतने अमाउंट में नहीं मिलता, ठीक है। कुछ कुछ प्लांट में वो लिमिटिंग बन जाता है, मतलब कुछ कुछ प्लांट में वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा जिसकी कमी हो सकती है प्लांट को। जैसे कि मान लो कि मैं टेम्परेचर की बात करूं या मैं सनलाइट की बात करूं। सनलाइट तो बहुत सारी आती है, हर एक प्लांट को मिल रही है, तो कहां से वो लिमिटिंग फैक्टर हुआ? लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो जिसकी प्लांट में कमी हो सकती है, ठीक है। तो वो वाले फैक्टर्स को हम लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं, और वही लिमिटिंग फैक्टर डिसाइड करेगा कि फोटोसिंथेसिस की रेट कितनी है, ठीक है। तो अगर मान लो, देखो सिंपल सी चीज है ना कि वीक पॉइंट, मैं एक नॉर्मल भाषा में बात करूं, प्लांट के अंदर जो होने वाला फोटोसिंथेसिस है, उस फोटोसिंथेसिस का जो वीक पॉइंट है बच्चों, वो होता है लिमिटिंग फैक्टर। तो वीक पॉइंट कौन सा है उसी पर डिसाइड करता है, उस वीक पॉइंट पर ही। अगर वो वीक पॉइंट वाला जो चीज है, जो फैक्टर है, अगर वो अपने पीक लेवल पे है तो फोटोसिंथेसिस में कुछ नहीं होगा। अगर वो कम हो जाएगा बच्चों तो फोटोसिंथेसिस में बहुत फर्क पड़ेगा। तो दैट इज द वीक पॉइंट ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसको हम लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जिसकी कमी हो सकती है वो है हमारे लिमिटिंग फैक्टर। अब हम बात करते हैं बच्चों सबसे पहला फैक्टर जो इफेक्ट करता है प्लांट को, दैट इज लाइट। लाइट कैसे प्लांट को इफेक्ट कर सकता है? लाइट बच्चों प्लांट को इफेक्ट कैसे करता है? अब सनलाइट की बात करें अगर हम, सनलाइट तो सबको मिल रही है बराबर बराबर, देखा जाए तो सनलाइट सबको बराबर बराबर ही मिल रही है सारे प्लांट्स को। मान लो कि सनलाइट बहुत बढ़िया से आ रही है, बहुत तेज सनलाइट आ रही है, ठीक है। अब ना एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर फोटोसिंथेसिस हाई होगा। अब देखो सुबह सुबह जब धूप आती है वो बहुत बहुत धीमी धूप होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे इंटेंसिटी वाली लाइट नहीं होती है, हाई इंटेंसिटी नहीं है, बहुत लो इंटेंसिटी की लाइट होती है। तो उस लो इंटेंसिटी लाइट में फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे बढ़ता है। और इन आफ्टरनून की अगर बात करें, आफ्टरनून पे एकदम लाइट का जो लेवल होता है वो पीक पर होता है, तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का लेवल जो होता है वो भी पीक पर होता है। लेकिन मान लो एक पॉइंट से ज्यादा मैं लाइट बढ़ाऊंगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा प्लांट के ऊपर? एक पॉइंट से ज्यादा मैं अगर लाइट बढ़ा दूंगी ना, जितनी प्लांट को चाहिए भी नहीं मैं उसको उतनी भी दे रही हूँ, तो अति तो सबकी बुरी होती है ना। तो प्लांट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस जैसी कोई फोटोसिंथेसिस पे ऐसा कुछ सच फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत हाई हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, वो क्लोरोफिल जो होता है उस प्लांट के अंदर वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा अगर मैं एक पॉइंट से ज्यादा देने लग जाऊंगी तो एक बात बताओ, लाइट, क्या ऐसा कोई प्लांट है जिसको लाइट नहीं मिल रही, सनलाइट नहीं मिल रही? एक्सेप्ट जो बहुत शेडी प्लांट्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा ऐसे झाड़ी वाले प्लांट होते हैं, फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट वाले प्लांट होते हैं, उनमें नहीं मिलेगा। उनमें हो सकता है कि लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो, बट जनरली देखा गया कि लाइट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। लाइट की कमी हो ही नहीं सकती। लिमिटिंग फैक्टर फिर से बता देती हूँ, कौन है लिमिटिंग फैक्टर? लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर्स हैं जिनकी कमी प्लांट को हो सकती है,
लाइट की नहीं हो सकती, क्योंकि लाइट जनरली सबको बराबर मिल रही है, बढ़िया से मिल रही है, ठीक है। तो हमने देखा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक पर्टिकुलर लेवल आता है लाइट का भी, कि मैं लाइट देती जा रही हूँ, तो एक ऐसा लेवल आएगा बच्चों जहां पर फोटोसिंथेसिस पीक पे पहुंच जाएगा और उसके बाद में फोटोसिंथेसिस बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे तुम कितना ही सनलाइट बढ़ा दो। तो देखो शुरू में सनलाइट बढ़ाते गए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती गई। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ मेंशन है, लाइट ऑफ इंटेंसिटी यहाँ मेंशन है। तो शुरू में तुम लाइट बढ़ाते गए, फोटोसिंथेसिस बढ़ता गया। अब यहाँ पॉइंट आया एक जहाँ पर सनलाइट आपने कम, मतलब सनलाइट पीक पे हो गई और अब फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेबल हो गया, आगे अब बढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल स्टेबल हो गया है। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये होता है 10% ऑफ सनलाइट। ये 10% सनलाइट के ऊपर जो है ना बच्चों, ये क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। अब इसके आगे नहीं करेगा ये फोटोसिंथेसिस, और अगर तुम इसके आगे बहुत ज़्यादा लाइट दोगे ना तो तुम्हें नुकसान है, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो 10% पर ही ये कर सकते हैं अपना, है ना। और कुछ जैसे C4 प्लांट है, मैंने आपको बताया C4 प्लांट ऐसे प्लांट है जो ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। अब ट्रॉपिकल रीजन में मिलने वाले प्लांट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं और उस पर अपना काम भी शो कर सकते हैं। तो C4 प्लांट जो होते हैं वो 50% तक सैचुरेशन दिखाते हैं, कि अगर तुम इसको 50% तक की लाइट भी दोगे ना तो भी वो अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो ये चीज़ है बच्चों कि यहाँ पर 50% तक C4 प्लांट में होता है, पर C3 में जनरली C3 हमारे पास ज़्यादातर देखने को मिलते हैं प्लांट, तो उनमें 10% तक ही आपको क्या है मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का बच्चों लाइट इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ होता है और इसकी डिपेंडेंस होती है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी एंड लाइट इंटेंसिटी। लाइट क्वालिटी एंड लाइट इंटेंसिटी के बीच में हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है बच्चों। लाइट क्वालिटी क्या होती है? लाइट क्वालिटी आपका कितने नैनोमीटर की वेवलेंथ का आना जाना, लाइक 400 to 700 के बीच में जो है आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है लाइट की, है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट भी इंपॉर्टेंट है, कि अगर तुम किसी प्लांट को लाइट का एक्सपोजर दे रहे हो तो वो कितने टाइम तक दे रहे हो, है ना। प्लांट भी पूरे दिन तक नहीं आपका एक्सपोजर ले पाता है, ठीक है। तो हर चीज़ डिपेंड करती है। लाइट को एक फैक्टर की तरह हम डिस्कस करते हैं, तो उससे पहले हम ये जानते हैं बच्चों की लीनियर रिलेशनशिप होता है इंसिडेंट लाइट के अंदर और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर लीनियर रिलेशनशिप होता है। लीनियर का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर तुम लाइट बढ़ाते जाओगे तो ये भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सनलाइट तुम बढ़ाओगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा, इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। ये है लीनियर रिलेशनशिप। शुरू में लीनियर होता है, लेकिन उसके बाद में बच्चों क्या होता है, हायर इंटेंसिटी जब दे दोगे तुम, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाओगे, तो यहाँ पर इसकी रेट जो है वो बढ़ेगी नहीं। इट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपका लिमिटिंग बनने लग जाएगा ऑब्वियसली, तो ज्यादा आप नहीं कर सकते इसमें। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको सनलाइट को बढ़ा सकते हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करने के लिए। तो 10% ऑफ लाइट तक ही बच्चों क्या कर सकती है, ये लाइट सैचुरेशन 10% तक ही हो पाता है। फुल सनलाइट जब आ रही होती है 10% तक हो पाता है ना। अब इसे एक्सेप्शन दे रखा है, शेड जो होता है ना बच्चों, शेडी प्लांट्स होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, उनके अंदर हो सकता है कि लाइट ना मिले उनको, तो उनके लिए एक फैक्टर हो सकता है लिमिटिंग फैक्टर उनके लिए, बट जनरली नहीं देखा गया इसको लिमिटिंग फैक्टर, है ना। इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ कॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। तो अगर 10% से ज्यादा तुम बढ़ा रहे हो सनलाइट को, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी। तो दैट इज ऑल बच्चों, लाइट के बारे में हमने बात की। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक सच में एक लिमिटिंग फैक्टर है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो सकती है प्लांट को। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में है ही कितना, 0.03% है। तुम 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो, है ना। इतनी कमी तो ऑलरेडी है एनवायरनमेंट में, तो ऑब्वियसली प्लांट को भी हो ही सकती है 0.03% में, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी तुम बढ़ाओगे ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही बच्चों, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही जाकर फोटोसिंथेसिस का लेवल पीक पे होता है, उसके बाद नहीं बढ़ता। जैसे कि 0.03 से 0.05 तक तुम लेके चले जाओगे ना कार्बन डाइऑक्साइड, बस वहां तक फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, जैसे कि आप देखोगे, अगर मैं ग्राफ शो करूं यहाँ पर, तो अगर हम C3 और C4 की बात करें तो रेट ऑफ यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है उसकी बात करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस PS हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मैं इंक्रीज करती जा रही हूँ, है ना। और ये एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके स्टेबल हो जा रहा है,
ठीक है, ये है मान लो C4 साइकिल, ठीक है। और C4 साइकिल में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, C4 जो प्लांट्स होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 360, है ना, 360 जो है आपको ppm चाहिए होती है C4 प्लांट के अंदर, ठीक है। लेकिन इस पे 360 के ऊपर जाके ये क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है कि यहाँ पर जाके अब तुम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ाओगे भी ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोटोसिंथेसिस की रेट पे, वो जाके स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बात करोगे ना इसकी, आय हाय, हाँ जी, अगर तुम बात करोगे C4 की नहीं C3 की, तो C3 का केस कुछ अलग होता है बच्चों। अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करोगे 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 तो एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर पीक होएगा, लेकिन वो लेवल थोड़ा सा बाद में आएगा, क्योंकि C4 की प्लांट की कंपैरिजन में C3 प्लांट को CO2 ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। क्योंकि C4 के अंदर तो CO2 प्रोड्यूस हो रही है ना, बंडल शीथ के अंदर जहाँ पे C3 साइकिल चलता जा रहा है तो CO2 इंटरनली प्रोड्यूस हो रही है। एक तो मेसोफिल सेल बाहर से कैप्चर कर रही है, एक बंडल शीथ में भी CO2 जनरेट हो रही है डीकार्बोक्सिलेशन होने की वजह से। तो वहां पर CO2 की कमी इतनी देखने को नहीं मिलती, पर यहाँ देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ना बच्चों एटलीस्ट 450, है ना, 450 के ऊपर जाके बच्चों ये क्या होता है, सैचुरेट होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो C4 प्लांट की कंपैरिजन में C3 प्लांट को CO2 ज्यादा चाहिए, और CO2 तो है ही नहीं हमारे पास इतनी कि हम इसको दे पाएं। तो बच्चों C3 प्लांट्स के लिए CO2 एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि इसकी कमी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके का प्लांट के बीच में ग्राफ आता है बच्चों, तो हम फटाफट से NCERT से देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Concentration of CO2 is very low in the atmosphere. एटमॉस्फेयर में कम है, 0.03 से 0.04% है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करूँ 0.05% तक भी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी, पर उसके बाद इंक्रीज नहीं होगी और वो डैमेज होने लग जाएगा। C3 और C4 प्लांट की देखें अगर, तो इनका दोनों का रिस्पॉन्स जो होता है वो डिफरेंट आता है CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे। लो लाइट कंडीशन के अंदर जो है दोनों ही नीदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू द हाई CO2 कंडीशंस। मान लो कि तुमने लाइट कम दे रखी है एक प्लांट को, C3 और C4 दोनों प्लांट को लाइट कम दे रखी है, और CO2 तुम बढ़ाए जा रहे हो, तुम सोच रहे हो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, सनलाइट के बिना नहीं हो पाएगा। तो उनको दोनों को प्रॉपर लाइट दो और फिर तुम इसको कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट देखो, तो दोनों पे डिपेंड करता है। हाई लाइट इंटेंसिटी के ऊपर बच्चों C3 और C4 दोनों ही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करते हैं। अब C4 प्लांट जो होता है इनका सैचुरेशन 360 पे ही आ जाता है ना, और C3 का सैचुरेशन बच्चों कहाँ पे आता है, C3 का 450 पे आता है ना। तो 450 थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको ज्यादा CO2 चाहिए C3 को, और C4 को CO2 कम चाहिए है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल्स इज लिमिटिंग टू द C3 प्लांट। तो देख सकते हो C3 प्लांट के लिए CO2 का लेवल क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर है। C3 प्लांट जो होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन में, हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन जब हम उनको देते हैं तो C3 प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की रेट को इंक्रीज करते हैं, हायर प्रोडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप होती है जैसे कि टमेटो हो गया, बेल पेपर हो गया, दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच्ड एटमॉस्फेयर टू लीड द हायर यील्ड्स। तो टमेटो है, बेल पेपर है, ये क्या है, ये है C3 प्लांट्स। तो इनको हमें क्या चाहिए होता है, इनको हम ज्यादा CO2 देंगे तो क्या होगा, CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से इनका फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा और यील्ड बढ़ जाएगी इनकी। तो ये इस तरीके से काम कर सकते हैं बच्चों, है ना। चलो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर क्या होता है बच्चों, जो डार्क रिएक्शन होती है ना, आपने देखा होगा डार्क रिएक्शन में हमने बहुत सारे एंजाइम्स पढ़े, रुबिस्को पढ़ा, पेप्केज पढ़ा, ये जितने भी एंजाइम्स है बच्चों ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं, ये लाइट पर डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर मान लो ये जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है ना बच्चों, ये टेम्परेचर पर फर्क पड़ता है, मतलब टेम्परेचर से फर्क पड़ता है इनको। लाइट रिएक्शन को फर्क नहीं पड़ रहा, डार्क रिएक्शन को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि डार्क रिएक्शन में एंजाइम्स हम यूज कर रहे हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस है वो, एंजाइम पे टेम्परेचर का बहुत फर्क पड़ता है। तो लाइट रिएक्शन जो होती हैं ये भी टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, और लेकिन बहुत कम एक्सटेंट में होती है ना, बहुत ज़्यादा उनको नहीं होता। C4 प्लांट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर के प्रति रिएक्ट करते हैं और हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, जबकि C3 प्लांट जो होते हैं बच्चों वो लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम पे ही, मतलब उनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर ही वो शो कर सकते हैं, उसके आगे नहीं। जैसे कि अगर C3 प्लांट की बात करूं तो C3 प्लांट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस है, इसके आगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। लेकिन C4 प्लांट तो मैंने आपको शुरू में बोल दिया था कि ये ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले प्लांट्स और ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। तो ये ना बच्चों ये पहुंच जाता है 35 to 40 डिग्री सेल्सियस तक भी,
ठीक है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जो है उनके हैबिटेट पे डिपेंड करता है बच्चों टेम्परेचर का, ठीक है। एंड ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होते हैं उनके पास में हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है। तो ट्रॉपिकल प्लांट कौन से हमारे C4 हैं, ठीक है। और ये प्लांट जो होते हैं जो टेम्परेट प्लांट होते हैं, जो कि C3 प्लांट्स हमारे टेम्परेट प्लांट हैं, उनके कंपैरिजन में ट्रॉपिकल वाले प्लांट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, है ना। C3 और C4 दोनों के लिए ही लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। अब बात करें अगर हम लास्ट फैक्टर वाटर की, तो क्या वाटर है लिमिटिंग फैक्टर? नहीं, वाटर भी कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज़ है बच्चों, ये खुद लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, पर अगर ये कम ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। जो प्लांट की पूरी जो स्ट्रक्चर है, प्लांट की पूरी जो मैकेनिज्म है वही चेंज हो जाएगी। तो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइट रिएक्शन में एक्चुअली वाटर स्प्लिटिंग होती है ना। तो रिएक्टेंट है लाइट रिएक्शन का वाटर, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ वाटर अगर हम देखें एज अ फैक्टर तो इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट, है ना। डायरेक्टली ये फोटोसिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये नहीं कि भाई वाटर कम कर दिया तो फोटोसिंथेसिस गया, ऐसा नहीं होगा। ये इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है। कैसे? मान लो कि प्लांट है जिसमें वाटर की कमी हो गई। वाटर की कमी होते ही प्लांट क्या करना चाहेगा? ट्रांसपिरेशन रोकना चाहेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो बचा सके। क्योंकि जितना भी पानी होता है ना बच्चों, मान लो एक प्लांट ने 100% पानी एब्जॉर्ब किया, उस 100% में से 99% वो पानी उड़ा देगा और 1% ही वो यूटिलाइज करेगा। तो 1% के पानी को ये बचाना चाहता है ऑब्वियसली। और अगर इसमें पानी की कमी हो गई तो ये क्यों ही ये 99% पानी उड़ाएगा, ट्रांसपिरेशन क्यों करेगा? तो ट्रांसपिरेशन रोकना पड़ेगा, और ट्रांसपिरेशन रोकने के लिए इसको स्टोमेटा क्लोज करने पड़ेंगे। और जैसे ही स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे बच्चों तो गैसेज एक्सचेंज भी बंद हो जाएगा, क्योंकि स्टोमेटा आर द वन, है ना, जहां से हम गैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं। तो गैसेज एक्सचेंज नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर अंदर नहीं आएगी तो ऑब्वियसली बात है बच्चों फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये इस तरीके की बच्चों वाटर का होता है। वाटर डायरेक्टली नहीं कोई इफेक्ट डालता, ये इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है इसके ऊपर, है ना। तो वाटर स्ट्रेस होने की वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोज हो जाएगा। हाँ जी, स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, है ना। और CO2 अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना। और वाटर स्ट्रेस जो होता है बच्चों, इसकी वजह से लीव्स जो होती है विल्ट हो जाएंगी, और इस वजह से सरफेस एरिया जो है लीफ का कम हो जाएगा, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी लो हो जाएगी। सरफेस एरिया कम हो जाने की वजह से तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस का रेट ऑब्वियसली डाउन ही हो जाएगा। तो इस तरीके का फैक्टर होता है बच्चों वाटर। तो डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली ये इफेक्ट जरूर डालता है इसके ऊपर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमारा होता है पूरा चैप्टर कंप्लीट। आई होप सो कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।